वेलकम बच्चों। आज हम लोग द्रव्य की प्रकृति केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। पहला तरीका है आपका वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इसमें स्पष्ट है कि किसी मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना है। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक अगर दूसरे से कम होता है तो हम उसको वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री इसको प्रयोग द्वारा दिखा सकता है। रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, तथा पानी बीकर था ग्लास वॉच। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, तथा रंग बचा रह जाता है। रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें देखिए तो इस तरीके से बीकर है, ऊपर वॉच ग्लास है और नीचे जो है इस तरह गर्म कर रहे हैं इसको हम बर्नर की सहायता से। और गर्म करने पर देखिए भाप बन के वो पानी ऊपर उड़ रहा है और नीचे जो बचा रह जाने वाला हिस्सा है वो आपका रंग का या डाई का है। दूसरी विधि है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मूल उद्देश्य है कि जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसर होता है, वह नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना। हम लोग जानते हैं कि दो तरह के दूध हैं, टोड दूध तथा डबल टोड दूध। किसे कहते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए जरा इस विधि का इस्तेमाल क्या होता है। इसमें क्रीम मिश्रित होता है और क्रीम मिश्रित नहीं होता है। इस तरीके से हम घुमा करके चीज़ों को अलग करते हैं। भारी कण नीचे रह जाते हैं, हल्के कण ऊपर हो जाते हैं। जैसे शराब और रक्त का एक एग्जाम्पल देखिए चित्र में दिखाया गया है कि जांचने के लिए कि ब्लड में कितनी मात्रा जो है वो जो है उस वाइन की है। इसमें हम ब्लड के सैंपल को लेकर के घुमाते हैं और शराब ऊपर चला जाएगा और ब्लड का सैंपल नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से बातें पृथक विधि समझ में आ जाती है। क्रीम से मक्खन बनाने में भी ऐसे घुमाते हैं तो हल्के कण जो है वो ऊपर की तरफ उठ करके सेंटर में आ जाते हैं और जो द्रव का जो भारी कण होता है, दूध का लिक्विड वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, वो बाहर की तरफ चला जाता है। इस तरह केंद्र में मक्खन एकत्र हो जाता है। हल्का होने के नाते मक्खन एकत्र हो जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में धूल मिट्टी के कण जो भारी हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो पानी का जो स्वच्छ है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, कपड़ों से अलग हो जाते हैं। एक और विधि है कीप पृथक्करण विधि, फेडरल डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फनल्स विधि। तो इस मूल सिद्धांत क्या है कि दो अघुलनशील द्रव जो एक साथ नहीं घुल सकते हैं, जैसे पानी और तेल, को आसानी से हम इस विधि द्वारा हम पृथक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए तेल और पानी का ही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ऊपर तेल है और नीचे की तरफ देखिए भारी होने के नाते पानी है। तो अब इस कीप वाले बर्तन में डाल करके अगर हम उसका नॉब खोल देंगे तो पृथककारी कीप का स्टीप कॉक खोलने पर पानी दूसरे बीकर में एकत्र कर लेते हैं, तथा जो जब ऊपर तेल की लेयर शुरू होने वाली रहती है उसी समय हम नॉब बंद कर देंगे तो अब पानी दूसरा बीकर में चला गया और तेल जो है पुनः पहले बीकर में ही बचा रह गया। इस प्रकार पानी और तेल को पृथक किया जा सकता है। एक और विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें मूल सिद्धांत क्या है कि दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन वाला होना चाहिए, सीधे ठोस से गैस में बदलता है, ऐसा पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है, जबकि दूसरा बचा रह जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड जो है ये सब्लिमेशन वाला मैटर है। तो अगर आप देखें तो इसको अगर किसी पदार्थ से पृथक करना है तो यहाँ पर देखिए इसको हम गर्म कर रहे हैं और अमोनियम क्लोराइड साल्ट है और इसको जो हम गर्म करते हैं चाइना क्ले में तो ये भाप बन के ऊपर उड़ करके गलियों, ये जो कीप है देखिए उसके बॉर्डर पे
ये चिपक गया है, देख रहे होंगे साइड में आप, अमोनियम क्लोराइड चिपक गया है। और बाकी जो अन्यत्र पदार्थ जो सब्लिमेशन पदार्थ नहीं है, वो जैसे खाने का नमक है, वो आपका सोडियम क्लोराइड, वो नीचे प्लेट में रह जाता है। अमोनियम क्लोराइड तथा खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से इस विधि द्वारा पृथक किया सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक जो है बचा रह जाता है। कपूर, नेथरीन की गोली, एंथ्रासिन और अमोनियम क्लोराइड में जो है ये सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं और इनको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, तो किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक या रंजित कण जो है, जिनको रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, को पृथक कर सकते हैं किसी सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर अलग हो जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर दोनों को पृथक कर देता है, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग भाग से सोखे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये स्ट्रिप है फिल्टर पेपर की और लाइन ऑफ ड्रा बाय पेंसिल यहाँ पे खींच लिया गया, यहाँ पे निशान है। और जब भी इसको हम इसमें डालेंगे तो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग सोखने की विधि होगी, तो अलग रंग ऊपर की तरफ और दूसरा रंग जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। डाई या रंग को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए आप सोच सकते हैं कि डोप टेस्ट जो होता है उसमें इसी तरह फिल्टर पेपर प्रयोग करते हैं। तो जितना भी उसमें ब्लड की मात्रा है वो अलग रंग से द्वारा सोखी जाती है और जितना ड्रग्स की मात्रा है वो अलग। तो ब्लड और ड्रग इस तरह अलग अलग शोषित होकर के पृथक हो जाते हैं। छठी विधि है आसवन विधि। इसमें आप दो अलग अलग संगठनों में एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है और इस विधि द्वारा दो अलग अलग लिक्विड जो है वो अलग किए जाते हैं। इससे पूर्व अगर आपने देखा होगा वाष्पन विधि, तो उसमें ठोस और द्रव को हमने पृथक किया था। यहाँ दो लिक्विड ही हैं और उदाहरण के लिए पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जा रहा है, देखिए इस ट्यूब में। और यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा होगा पानी और एसीटोन का मिश्रण है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। और इधर एक बगल में हमने एक सिंक लगा रखा है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर द्रव बाहर से प्रभावित होता है जिससे नली ठंडी होती रहती है। तो यहाँ जो गर्म होकर के भाप निकल रही होगी वो ठंडी हो रही होगी और यहाँ पर फिर से द्रव बन करके बीकर में एकत्र हो जा रही है। जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर के वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाता है। और जहाँ वो जो मैंने बताया कि यहाँ पर इस ट्यूब में देखिए बाहर से भी ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया गया है, ठंडा करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो एसीटोन है ये ठंडा होकर पुनः से द्रव रूप में आ जाता है और इस बीकर में एकत्र हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लास्क में केवल पानी की मात्रा रह जाती है और एसीटोन जो है वो पृथक हो जाता है। तो ये विधि भी आपने देखी। इसके बाद अगर दो संगठनों से ज़्यादा संगठन एक ही द्रव में उपस्थित हैं, कई द्रव हैं, तो और क्वथनांक भिन्न भिन्न है, तो उन्हें हम प्रभाजी आसवन द्वारा, केवल आसवन नहीं प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं, ताकि सारे संगठन जो है आपके संगठक जो है कंपोनेंट जो है वो अलग अलग हो जाए। उदाहरण के लिए हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम में अलग अलग देखिए कई चीज़ें होती हैं, पैराफिन, मोम है, तेल है, लुब्रिकेंट है, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल गैस को पृथक करते हैं। तो हवा से कैसे प्राप्त करते हैं? हवा को इस विधि से पृथक कर सकते हैं। हवा भी जो है आपकी अलग अलग ताप पर अलग अलग द्रवित होती है। तो यहाँ पर देखिए एक चैम्बर दिखाया गया होगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो नीचे अगर हम यहाँ पे गर्म करते हैं तो अब अलग अलग तापमान पे जाकर के अलग अलग हिस्सा जो है वो द्रवित होता है और उसको उस फ्लास्क में हम एकत्र करते हैं। तो वायु का ताप जो है, वायु देखिए हवा दिखाया जा रहा है, दाब बढ़ा करके वायु को संपीड़ित कर ठंडा किया जाता है और द्रवित हो जाती है। तो प्रभाजी आसवन कॉलम को जो है वो वायु में धीरे ठंडा करके विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस को हम द्रवित कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग विशेषताएं क्या है देखिए।
साधारण प्रभाजी आसवन में एक नली होती है जो शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। ये टुकड़े वाष्प को ठंडा कर और संघनित कर अलग अलग सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीन द्वारा क्रूड ऑयल को इसी तरह अलग किया जाता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, ऑर्गन को वायु से पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड अलग होता जाता है और उसको हम अलग अलग फ्लास्क में, अलग अलग चैम्बर्स में एकत्र कर लेते हैं। ये बात ध्यान में आनी चाहिए आपको। आइए सातवीं और अंतिम विधि देखें, क्रिस्टलीकरण। किसी मिश्रण से अशुद्धियां दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोला जाता है और फिर उसको छोड़ने पर क्रिस्टल के रूप में वो एकत्र हो जाता है। तो जैसे देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन से पृथक कर लिया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात छोड़ देते हैं। केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि बाकी अशुद्धियां सल्फ्यूरिक अम्ल में घुली रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से हम छान लेते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अलग और अशुद्धियां जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में छन करके घुली हुई नीचे चली जाती हैं। वाष्पीकरण से क्रिस्टलन क्यों बेहतर है, सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है। तो इसके देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। जैसे पहला देखिए दिया हुआ है आपको, नंबर 1, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं, तो ठीक से अलग नहीं हो पाते हैं। इसलिए वाष्पीकरण से अच्छा है कि हम उसका क्रिस्टलन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर माना जाता है। और नंबर 2, छानने के पश्चात अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। तो इस प्रकार वाष्पीकृत होने पर ये अशुद्धियां वायु को संदूषित कर सकती हैं, प्रदूषण करती हैं। इसलिए हम इस विधि द्वारा, जो क्रिस्टलन विधि है, का प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। और इसका उपयोग है समुद्री पानी में से नमक को निकालने के लिए क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं। खेतों में इस पानी भर करके और वाष्पीकरण के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका द्रव हिस्सा, जो जल का हिस्सा ऊपर उड़ जाता है और जो ठोस क्रिस्टल के रूप में आपका नमक है वो आपको मिल जाता है। क्रिस्टल को पृथक या शुद्ध करना, कॉपर सल्फेट फिटकरी, जिन क्रिस्टलों में अशुद्धियां विद्यमान होती हैं उनको हम प्योर क्रिस्टल जो है विधि से फिटकरी को और कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर लेते हैं। जलघर या निकाय में जल को शुद्ध करना, आपने देखा होगा कि आजकल नदियों को शुद्ध करने का एक काम चल रहा है। तो जल शोधन संयंत्र में अशुद्ध पानी ले आते हैं, उसको अवसादन टैंक है ना, सेडिमेशन टैंक में डालते हैं, जिससे ठोस नीचे बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले ठोस अलग हो जाता है, फिर भारत टैंक में लाते हैं और सारी अशुद्धियां जो है निस्पंदन जो है टैंक आपका जो है उसमें सारी अशुद्धियां छान ली जाती हैं और पानी में क्लोरीन मिला करके वो पीने योग्य बनाया जा सकता है, जिसको हम घरों पर भेजते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रिस्टलन विधि और इस तरह अलग अलग विधियों द्वारा हम लोग चीज़ों को पृथक कर लेते हैं। और इस तरह द्रव्य की प्रकृति का या मिश्रण को पृथक करने की विधियां थी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका नोट्स भी आपको भेज दिया जा रहा है, नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। पूर्व का नोट्स आपको पहले ही भेजा जा चुका है और एक लेक्चर इसका भी और होगा नेक्स्ट, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरों पर रहिए, सेफ रहिए और अध्ययन को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।